ले फिर आ गए। सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिसे देखकर ये कभी नहीं लगता था कि यही वो महान वैज्ञानिक है जिसने विश्व को इतनी सारी रिवॉल्यूशनरी थ्योरीज दी है और जिसे पूरा विश्व सम्मान देता है। नोबेल पुरस्कार भी उनके महान योगदान के सम्मुख कुछ फीका सा लगता है। ये महान व्यक्ति और कोई नहीं, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। दोस्तों, जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी, उसी साल सर आइजक न्यूटन का भी जन्म हुआ था। और जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट मैक्सवेल की डेथ हुई थी, उसी साल अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। है ना गजब का कोइंसिडेंस, इजंट इट? अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक साधारण परिवार में जन्मे थे। पिता बिजली के सामान का एक छोटा सा कारखाना चलाते थे और माँ घर का कामकाज करती थी। आज इस वीडियो में हम बस उनके जीवन के कुछ इंटरेस्टिंग किस्सों को लेने वाले हैं। अगर सारी बायोग्राफी ही बताने लग जाए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी अगर आपको पूरी इंटरेस्टिंग बायोग्राफी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक डेडिकेटेड और माइंड ब्लोइंग वीडियो तुरंत हाजिर हो जाएगा आपके सामने। यार, अपने आइंस्टीन भैया जब पैदा हुए तो सामान्य बच्चों की तुलना में उनका सिर जो है वो असामान्य रूप से बड़ा था। यानी कुछ तो अलग बात थी इनमें। मतलब टैलेंट तो बचपन से ही कूट कूट कर भरा था। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि इस बड़े सिर का कारण जान सकता। बड़े होते हुए आइंस्टीन के साथ परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उन्हें असामान्य या शायद एबनॉर्मल बच्चा समझा जाने लगा। शायद तब उनके माँ बाप को इनका कारण ये आइंस्टीन का सिर बड़ा होना प्रॉब्लम लगता होगा, लेकिन किसे पता था कि ये लड़का आगे जाके इतने बड़े बड़े काम करेगा। पर बाद में, यानी आइंस्टीन के मरने के बाद, ये पता चला कि उनका सिर इंसानों की प्रजाति में एक अजूबा था। दोस्तों, एक बार की बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन लगभग 5 साल के रहे होंगे। उनके पिता ने उन्हें खेलने के लिए एक दिशा सूचक कंपास दिया और उस कंपास को देखकर आइंस्टीन ये सोचने लगे कि यार, इस कंपास की सुई किस बल से घूमती है, और यहीं से उन्हें विज्ञान में रुचि उत्पन्न हो गई। दोस्तों, आइंस्टीन खुद भी मजाकिया किस्म के थे और उनकी कई आदतें भी हंसाने वाली थी। ये भैया जी कभी मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनके मोजों में अक्सर छेद हो जाया करते थे। एक दूसरा कारण यह भी था कि भाई साहब का मानना था कि अगर एक से काम चल रहा है तो दो पहनने की क्या जरूरत है। और कई फॉर्मल डिनर पार्टीज में भी वे ऐसे ही बिना मोजे पहने ही चले जाते थे। भाई, एक बार तो हद ही हो गई जब ये ऑक्सफोर्ड में लेक्चर के लिए भी ऐसे ही बिना मोजों के जूते पहन के चले गए। लेकिन स्टूडेंट्स का ध्यान उनके मोजों से ज्यादा उनके बढ़े हुए बालों पर होता था। भैया आइंस्टीन को बाल कटवाना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद था। उनके लंबे बाल देखकर कोई भी इसका अंदाजा लगा सकता है। दोस्तों, इतने बड़े गणितज्ञ होकर भी वे खराब याददाश्त के इंसान माने जाते थे। नाम, तारीख और फोन नंबर उन्हें कभी याद नहीं रहे। है ना गजब की बात? ये सभी जानते हैं कि स्कूल लाइफ में आइंस्टीन को बेवकूफ बच्चों में गिना जाता है। खासकर आइंस्टीन के टीचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये भाई साहब गणित और विज्ञान के अलावा हर विषय में फेल हो जाते थे। और तो और टीचर की डांट का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक बार तो हद ही हो गई भाई। उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें आलसी कुत्ता तक कह डाला और कहते हैं बचपन में वे गणित में भी कमजोर थे और टीचर ने उन्हें गणित पढ़ाने से मना कर दिया। तब आइंस्टीन ने सोचा होगा कि गजब बेइज्जती है यार, और उनकी माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया और उनमें गणित के प्रति ऐसी रुचि जगी कि महान गणितज्ञ ही बन गए। मतलब ऐसे कौन करता है भाई? तुम्हें आलसी कुत्ता बोला, ठीक है, टीचर ने पढ़ाने से मना किया, कोई बात नहीं, तो क्या तुम खुद ही मैथमेटिशियन बन जाओगे? पर वो तो आइंस्टाइन थे और आइंस्टाइन तो आइंस्टाइन थे। दोस्तों, उन्होंने अपने सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ब्रह्मांड के नियमों को समझाया। आइंस्टीन की इस थ्योरी ने साइंस की दुनिया को बदल कर रख दिया। आइंस्टीन जितने बड़े वैज्ञानिक थे वे उतने ही बड़े दार्शनिक भी थे। दोस्तों, उनके सिद्धांत साइंस की दुनिया के अलावा आम जिंदगी में भी कई जगह सही साबित होते हैं। तो अब सुनते हैं इनका अगला इंटरेस्टिंग किस्सा। ये अल्बर्ट भाई साहब 4 साल की उम्र तक ढंग से बोलना भी नहीं सीख पाए और फिर तभी एक दिन खाना खाते हुए वो अचानक से बोल उठे कि आज सूप बहुत गर्म है। मतलब हमारे यहाँ के बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो पहले पापा, मामा, बाबा, नाना, चाचा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और ये भैया जी कुछ पहले तो बोले ही नहीं और 4 साल तक फिर एकदम इतना बड़ा सेंटेंस बोल दिया।
दया कुछ तो गड़बड़ है। अब आगे सुनिए। जब इनके माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत नहीं हुई, सारी चीजें ठीक ठाक थी, तो बोलने की जरूरत नहीं थी। मतलब भाई मैं कुछ नहीं कहना चाहता यार इस बात पर, नो कमेंट। जहां अपना तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। ये भाई साहब स्कूली पढ़ाई में भी फिसड्डी रहे। वे किसी चीज को रट पाने में असमर्थ थे। उनकी मैथ्स और साइंस में तो गहरी रुचि थी। एक बार इनके मैथ्स के टीचर ने उन्हें यहाँ तक कह दिया कि अल्बर्ट, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि शायद मुझसे ज्यादा ज्ञान तो तुम्हें हो गया गणित का, और तुम निश्चित ही इतने ज्ञानी हो गए हो कि मुझे पढ़ा सको। तो दोस्तों सुनिए इनका अगला किस्सा। एक बार जब चार्ली चैपलिन और अल्बर्ट साथ में सैर पर निकले, तो लोग उनको देख के खुशी से हाथ हिलाने लगे। तभी अमेरिका के मशहूर कॉमेडियन चैपलिन धीरे से आइंस्टीन से बोले कि लोग तुम्हें इसलिए जानते हैं क्योंकि तुम्हें हर कोई नहीं समझ पाता, और मुझे लोग इस वजह से जानते हैं कि मुझे इनमें से हर कोई समझ पाता है। अब कहते तो ये है कि भैया आइंस्टाइन की याददाश्त बेहद कमजोर थी। यहाँ तक कि वे एक दिन जब टैक्सी में बैठे तो ड्राइवर ने पूछा कि जाना कहाँ है, तो आइंस्टाइन अपनी जेब में अपने एड्रेस कार्ड को ढूंढने लगे, पर वो नहीं मिला। वो तो अच्छा हुआ कि वो टैक्सी ड्राइवर इन भाई साहब को पहले से जानता था। कैसे नहीं जानेगा यार, ये लौंडा कांड ही ऐसे बड़े बड़े करता था। और हाँ, क्या कांड करता था ये भी जानना है ना आपको, तो कमेंट कीजिए कि भाई क्या कांड थे इनके, और इनके कांडों पर एक डेडिकेटेड वीडियो तुरंत हाजिर हो जाएगी आपके सामने। तो जाइए कीजिए कमेंट। तो हुआ कुछ यूं कि इस महान साइंटिस्ट को वो टैक्सी वाला ऑलरेडी जानता था और उसने उन्हें उनके घर तक छोड़ दिया। दोस्तों आइंस्टीन विज्ञान की दुनिया में जितने महान थे, निजी जिंदगी में उतने ही सरल और सीधे साधे इंसान थे। भाई अब इस बात को ध्यान से सुनना, इसे सुनने के बाद आपको असीम आनंद की अनुभूति होने वाली है। एक बार की बात है कि इस भाई को किसी ने बोला, लिफ्ट के बारे में बताया। लिफ्ट की खूबी बताते हुए बोला कि यार आइंस्टीन भैया, इससे समय बहुत बचता है और सीढ़ी चढ़ने उतरने की मेहनत बचती है। आइंस्टीन को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने घर में भी लिफ्ट लगवाने का तुरंत ऑर्डर दे दिया। और भाई लिफ्ट लगाने वाली कंपनी से जब लोग इनके घर पे पहुंचे कि साला आइंस्टीन का घर तो एक मंजिल का ही है। मतलब भाई ये तो वही बात हो गई कि आपके पास सिम नहीं है अभी कोई, और आप शॉप वाले को जाके बोलो कि भाई जियो का रिचार्ज कर दे। मजा आया। तो एक बात और सुनिए इनकी। आइंस्टीन ने एक खुश रहने का फॉर्मूला दिया जो कि 10 करोड़ रुपए में बिका। 1922 में इन्होंने ये खुश रहने का फॉर्मूला लिखा था। हुआ कुछ यूं था कि एक बार आइंस्टीन गए थे भाई जापान, और ये 1922 की बात है। जापान की राजधानी है टोक्यो। वहाँ पे होटल है इंपीरियल होटल, और इसमें रुके थे आइंस्टीन भैया। उनका वहाँ पे कोई पार्सल आया, कोरियर वाले ने उनका पार्सल उनके पास पहुंचा दिया और आइंस्टीन उसे टिप देने लगे। कोरियर वाले ने तो भाई टिप लेने से इनकार कर दिया। जापान का अलग सिस्टम है ना, अतिथि देवो भव, वो उनके खून में है, ये परंपरा है उनकी। हालांकि कुछ लोग एक दूसरी कहानी भी कहते हैं कि कोरियर वाले ने आइंस्टीन से टिप मांगा, उस वक्त आइंस्टीन के पास छुट्टे नहीं थे। आइंस्टीन उनको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते थे, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी वही होटल की स्टेशनरी पर, एक नोट टाइप। इसमें लिखा था खुशियों का फॉर्मूला। जर्मन भाषा में लिखे गए आइंस्टीन के शब्द कुछ इस तरह थे कि कामयाबी के पीछे भागने से हमेशा बेचैनी हाथ लगती है, वहीं शांत और सादगी से भरी जिंदगी ज्यादा खुशियां देती है। और ये नीलामी इजराइल के यरूशलेम में हुई है। यहाँ की हिब्रू यूनिवर्सिटी में पहले वो गवर्नर भी रहे। 1955 में आइंस्टाइन की मौत हो गई। इससे पहले वो अपने कई अहम कागजात और दस्तावेज यूनिवर्सिटी के हवाले कर गए थे। इसके साथ ही उन्होंने एक और नोट दिया कोरियर वाले को। इसमें उन्होंने लिखा कि अगर तुम किस्मत वाले निकले तो ये नोट किसी भी टिप से ज्यादा कीमती साबित होगा। और भैया आइंस्टीन की ये लाइन अब जाकर सही साबित हो गई। इस नोट की नीलामी हुई और वो जो कोरियर वाला था ना, उसी के किसी रिश्तेदार ने इतने साल बाद ये नीलामी की है। और ये जो सिर्फ 2 लाइनें हैं वो 10 करोड़ रुपए में बिका है। आइंस्टाइन का ये नोट यूरोप के किसी शख्स ने खरीदा है इसको। ये नीलामी इजराइल में हुई। कह रहे हैं कि इजराइल में आज तक किसी कागज की इतनी महंगी बोली कभी नहीं लगी थी। अब भाई साहब इनका एक और किस्सा सुनिए आप। आइंस्टीन की खराब याददाश्त को लेकर एक किस्सा और है। एक बार इनकी सहकर्मी ने उनसे इनका टेलीफोन का नंबर पूछा। इस पर वो पास रखी टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। इस पर सहकर्मी ने कहा कि सर आपको अपना टेलीफोन नंबर भी नहीं याद? आइंस्टीन ने कहा कि मैं वो चीज क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। तो दोस्तों अब इनका एक और किस्सा।
एक बार की बात है कि आइंस्टाइन भाई साहब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे। ट्रेन कंडक्टर सभी यात्रियों की टिकट की पंचिंग करते हुए आइंस्टाइन के पास आया और उसने आइंस्टाइन से टिकट दिखाने को कहा। आइंस्टाइन अपनी जेब में टिकट खोजने लगे और जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया और जब सूटकेस में भी नहीं मिला तो वो अपनी सीट के आसपास खोजने लगे और वो कंडक्टर तो आइंस्टाइन को अच्छी तरह जानता था। उसने कहा कि यदि आपकी टिकट गुम भी हो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। ऐसा कहकर वह दूसरे पैसेंजर्स की टिकट चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि आइंस्टाइन तो भाई अभी भी अपनी सीट के नीचे टिकट ही ढूंढ रहे हैं। तो वो उनके पास आया और उसने आइंस्टाइन से कहा कि वो टिकट के लिए परेशान ना हो, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। तब आइंस्टाइन ने कहा कि ये सब तो ठीक है यार, पर मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है और वो बस टिकट पर ही लिखा हुआ है। दोस्तों, आइंस्टाइन अपनी जनरल और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, पर बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए दिया गया था। दोस्तों, जिस समय हिटलर तानाशाह अपनी क्रूरता भरी नीतियों से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार रहे थे, उस समय अल्बर्ट आइंस्टाइन विज्ञान से पूरी दुनिया बदल रहे। वो जर्मनी को छोड़कर अमेरिका चले गए और वहां की नागरिकता ले ली, क्योंकि हिटलर ने आइंस्टाइन की रिसर्च की हुई सभी किताबें जला दी और उन्हें भगोड़ा घोषित करके उनके सिर पर $5000 का इनाम रख दिया। 1930 के दशक में आइंस्टाइन को जर्मनी से अमेरिका जाना पड़ा, क्योंकि नाजियों द्वारा आइंस्टाइन की हत्या करने के लिए हत्या की सूची में उनका नाम जोड़ दिया गया था। आइंस्टाइन को अमेरिका में लोग इतनी अच्छी तरह जानते थे कि लोग उन्हें सड़क पर ही रोक लेते और उनके सिद्धांतों का मतलब पूछने लगते थे। आखिरकार इस पूछताछ से बचने के लिए इन भाई साहब ने एक तरीका निकाला। वे लोगों से कहते कि माफ कीजिए, मुझे देखकर लोग अक्सर मुझे प्रोफेसर आइंस्टाइन समझ लेते हैं, पर मैं प्रोफेसर आइंस्टाइन नहीं हूँ, मैं उनका हमशक्ल हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के समय उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को बताया कि जर्मनी परमाणु बम विकसित कर रहा है और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। और अंततः आइंस्टाइन ने परमाणु बम के निर्माण में अमेरिका का नेतृत्व किया। बाद में आइंस्टाइन को यह एहसास हुआ कि परमाणु बम का निर्माण करना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, आइंस्टाइन ने अपनी माँ पॉलिन आइंस्टाइन के कहने पर सारंगी बजाना भी सीखा, लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल कतई पसंद नहीं था। आइंस्टाइन के सिद्धांत बेहद मुश्किल थे और उस समय बहुत कम लोग उनके सिद्धांतों को समझ पाते थे। एक बार किसी ने उस टाइम उनकी पत्नी से पूछा कि क्या आप अपने पति की थ्योरीज को समझती हैं? नहीं, उन्होंने बड़े आदर से जवाब दिया, लेकिन मैं अपने पति को समझती हूँ और उन पर भरोसा किया जा सकता है। दोस्तों, इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद भी वे कार चलाना नहीं सीख पाए थे और समुद्री यात्राएं तो उन्हें बहुत पसंद थी, लेकिन तैरना भी नहीं जानते थे। अमेरिका की विश्वविख्यात टाइम मैगजीन ने साल 1999 को आइंस्टीन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी यानी 20वीं सदी का सबसे महान व्यक्ति करार दिया था। दोस्तों, आपके फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? बहुत से लोगों के फेवरेट साइंटिस्ट तो आइंस्टीन होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि आइंस्टीन के फेवरेट साइंटिस्ट कौन थे? वह थे गैलीलियो गैलीली। दोस्तों, आइंस्टीन भैया पशु पक्षियों से बहुत प्रेम किया करते थे। उनकी एक बिल्ली भी थी और वो बिल्ली बारिश के मौसम में हमेशा उदास रहा करती थी। तो आइंस्टाइन बिल्ली से कहते कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, पर मैं ये नहीं जानता कि इस बारिश को कैसे खत्म किया जाए। इस बिल्ली से जुड़ी आपको एक और कहानी हम बताते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक बार सर आइंस्टीन एक काम से बाहर जा रहे थे, घर से दूर। उनके घर पर एक मिस्त्री था जिसे उन्होंने अपनी बिल्ली के लिए एक पिंजरा बनाने के लिए बुलाया था। तो आइंस्टीन ने कहा कि इस पिंजरे के 2 दरवाजे रख देना, बड़ा दरवाजा तो बिल्ली के लिए और एक छोटा दरवाजा बिल्ली के बच्चों के आने के लिए। तो मिस्त्री ने कुछ सोचा और डरते हुए कहा कि सर, बच्चे भी तो बड़े वाले दरवाजे से आ जा सकते हैं। तब इस घटना के बाद आइंस्टाइन ने लिखा कि जरूरी नहीं कि हमेशा बड़े लोग ही सही निर्णय लें, कभी कभी छोटे भी करिश्मा कर दिखाते हैं। दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति के पद के लिए ऑफर मिला। उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा मुझमें लीडर बनने और लोगों को समझने की प्राकृतिक योग्यता और अनुभव नहीं है। दोस्तों, जब आइंस्टाइन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब एक दिन एक छात्र उनके पास आया और वह बोला, सर, इस साल की परीक्षा में भी वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। तब आइंस्टाइन ने कहा, लेकिन इस साल उत्तर बदल गए हैं। आइंस्टाइन अपने सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुए। इस समीकरण को परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है
दोस्तों अब इनका एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाते हैं जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक सकते। आइंस्टाइन को सिगार पीने का बहुत ही शौक था। कहा जाता था कि वो अपनी बुद्धि का श्रेय भी अपनी धूम्रपान की लत को दिया करते थे। आपने कई फोटो में उनको सिगार पीते हुए भी देख सकते हैं। नहीं, हम ये नहीं कहते कि आप दिमाग तेज करने के लिए चिलम पीने लग जाओ। एक बार क्या हुआ कि जल यात्रा के दौरान वो नदी में गिर गए। फिर जब वो बाहर निकले तो पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने बड़ी हिफाजत से अपनी पाइप को बचाए रखा। मतलब वो चिल्लाए नहीं, कहीं इस डर से कि उनके मुंह से चिल्लम ना छूट जाए। दोस्तों आइंस्टाइन वॉर से सख्त नफरत करते थे। एक बार इनसे पूछा गया कि तीसरा विश्व युद्ध किस प्रकार के हथियारों से लड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ये इतना जरूर बता सकता हूँ कि चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के बाद सारी उन्नत टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी और मानव फिर से स्टोन एज में चला जाएगा। दोस्तों वो अपने काम को पूरे फोकस के साथ करने के लिए आराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे और वो दबा के 10 घंटे की पूरी नींद लेते थे ताकि फिर वो उठने के बाद पूरी इफेक्टिवनेस के साथ काम कर पाए। तो दोस्तों अब मैं आपको मिसेज आइंस्टाइन का एक बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ। हुआ ये कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आइंस्टाइन को एक सेरेमनी में इनवाइट किया था। आइंस्टाइन अपनी वाइफ के साथ वहां गए। उन्होंने वहां माउंट विल्सन पर मौजूद एक अंतरिक्ष वेधशाला देखी। उस वेधशाला में अब तक बनी दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन रखी थी। इतनी बड़ी दूरबीन देखकर आइंस्टाइन की पत्नी ने वेधशाला के इंचार्ज से पूछा कि सर इतनी बड़ी दूरबीन से आप क्या देखते हैं। इंचार्ज को लगा कि मिसेज आइंस्टाइन को एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान कुछ कम है। उन्होंने बड़े रौब के साथ जवाब दिया कि इससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। तो मिसेज आइंस्टाइन ने कहा कि बड़ी अजीब बात है, मेरे पति तो ये काम उनके मिली चिट्ठियों के पन्नों पर ही कर देते हैं। अब क्या बोलेगा वो इंचार्ज, खामोश रहा। दोस्तों आइंस्टाइन का एक पत्र जिसमें उन्होंने ईश्वर और धर्म को लेकर अपने विचार लिखे थे 20 करोड़ 38 लाख रुपए में बिका और ये पत्र उन्होंने अपनी मृत्यु से सिर्फ 1 साल पहले लिखा था। महज 2 पन्नों का ये पत्र 3 जनवरी 1954 को जर्मनी के दार्शनिक एरिक गैटकॉइंड को लिखा गया था, जिन्होंने आइंस्टाइन को अपनी बुक चूज लाइफ द बाइबिलिकल कॉल टू रिवोल्ट पढ़ने के लिए भेजी थी। इस बुक के जवाब के तौर पर आइंस्टाइन ने एरिक को यह पत्र लिखा था और इस पत्र में वो लिखते हैं कि मेरे लिए भगवान कुछ भी नहीं बल्कि लोगों की कमजोरी से पैदा हुआ एक शब्द है। बाइबल आदरणीय तो है लेकिन प्राचीन कहानियों का संग्रह मात्र है। इसी पत्र में वो आगे लिखते हैं कि किसी तरह की व्याख्या चाहे वो कितनी भी रहस्यमयी क्यों ना हो, इस बारे में उनके विचारों को नहीं बदल सकती। सोरबोन यूनिवर्सिटी में आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि अगर मेरी थ्योरी सही साबित हो जाती है तो जर्मन मुझे आदर्श जर्मन नागरिक कहेगा और फ्रांस मुझे विश्व नागरिक का सम्मान देगा। लेकिन अगर यही थ्योरीज गलत साबित हो गई तो फ्रांस मुझे जर्मन कहेगा और जर्मन मुझे यहूदी कहेगा। आइंस्टाइन को नई भाषाएं सीखने में काफी दिक्कत होती थी, तभी तो एक जर्मन ही वो एकमात्र भाषा थी जिसे वो ठीक से बोल और समझ पाते थे। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने पूरे जीवन एक मानसिक रोग साइकेट्रिक डिसऑर्डर से पीड़ित रहे, जिसके कारण वे हर चीज को 2 से 3 बार दोहराया करते थे। उन्हें चीजों को टेक्स्ट के बजाय पिक्चर्स के रूप में याद रखना ज्यादा पसंद था। वो कहते थे कि वो कोई भी ऐसी चीज याद नहीं रखते जिसे 2 मिनट में ढूंढा जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि उनका दिमाग ही उनकी प्रयोगशाला थी और फाउंटेन पेन था उनका उपकरण। जब लोग आइंस्टाइन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वे केवल अपने सिर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक बार एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टाइन ने उसे अपना फाउंटेन पेन दिखाया। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों हाथों से लिख सकते थे, हालांकि ज्यादातर वे दाएं हाथ से ही लिखा करते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन लोगों को हमेशा प्रेरित रखने के लिए अपने ऑटोग्राफ दिया करते थे और उससे वो कमाई दान में दे दिया करते। वो अपने सिग्नेचर के लिए $5 लेते और एक स्पीच के लिए $1000 और बाद में इन पैसों को चैरिटी में दान कर देते थे। दोस्तों अपने जीवन के अंतिम दिनों में अल्बर्ट पूरे ब्रह्मांड को एक साथ व्यक्त करने वाले सिद्धांत यानी यूनिफाइड थ्योरी पर काम कर रहे थे, किंतु उनके निधन हो जाने के कारण इस थ्योरी पर आगे काम नहीं हो पाया। दोस्तों अगर आइंस्टाइन चाहते तो और भी जी सकते थे। उनके अंतिम समय में डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन करना चाहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कुछ मजा नहीं है, मुझे जितना जीना था वो मैंने जी लिया है। दोस्तों आइंस्टाइन के मरने के बाद पैथोलॉजिस्ट
डॉक्टर थॉमस स्टोल्टज हार्वे ने उनके परिवार की सहमति के बिना ही उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग निकाल दिया था। हॉस्पिटल के लाख मनाने के बावजूद भी उन्होंने इसे नहीं लौटाया और 20 सालों तक इसे ऐसे ही रखा। 20 सालों के बाद आइंस्टीन के बेटे हैंस एल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस पर अध्ययन करना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आइंस्टीन के दिमाग के 240 टुकड़े करके थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों को भेजा था। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से भी निकाल दिया गया था। इस दिमाग के चोरी होने के तकरीबन 6 साल बाद फिलाडेल्फिया के मटर संग्रहालय में आइंस्टाइन के दिमाग के कई टुकड़े पाए गए। लेकिन इस अध्ययन से पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टीन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी। इसी कारण आइंस्टीन का दिमाग कुछ असाधारण सोचता था। आइंस्टीन की आंखें तक एक बॉल में सुरक्षित रखी गई है। दोस्तों, अभी स्क्रीन पर आप जो आइंस्टाइन का फोटो देख रहे हो, उसी फोटो को कुछ साल पहले नीलाम किया गया और ये 80 लाख रुपए में बिका। इस मशहूर तस्वीर पर इस महान साइंटिस्ट के सिग्नेचर भी है। इस फोटो को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 14 मार्च 1951 को आइंस्टाइन के 72वें बर्थडे पर खींचा गया था। ये जब फोटोग्राफर फोटो ले रहा था तो उन्होंने आइंस्टाइन को मुस्कुराने के लिए बोला, लेकिन आइंस्टाइन यही चीज पहले फोटोग्राफरों के लिए भी कर चुके थे, तो उन्होंने हंसने के बजाय कुछ अलग करने का सोचा और जीभ बाहर निकाल दी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन अपनी जब अंतिम सांस ले रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मन भाषा में थे, और अनफॉर्चुनेटली जो बंदा उस समय उनके पास मौजूद था वो जर्मन भाषा नहीं जानता था और आइंस्टीन के अंतिम शब्द हमेशा के लिए एक राज बनकर दफन हो गए। दोस्तों, आइंस्टीन के पास बहुत से युवा आया जाया करते थे और आइंस्टीन से उनकी सक्सेस का राज पूछते थे। एक बार एक युवा आइंस्टीन के पास आया और बोला, सर, आज आपको पूरी दुनिया में आपका नाम है, लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते हैं, प्लीज मुझे बताइए कि इस महान बनने का मूल मंत्र क्या है। पता है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा और वो है लगन। साल 2003 में आइंस्टीन पर रिसर्च कर रहे कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि बचपन में उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम रहा होगा। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये शोध किया, जिसके अनुसार आइंस्टीन में बचपन में एस्पर्जर सिंड्रोम के लक्षण थे। बता दें कि इस सिंड्रोम यानी बीमारी से ग्रसित बच्चे का दिमागी विकास कमजोर होता है। स्टडी में शामिल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट साइमन बैरन कोहेन ने न्यू साइंटिस्ट मैगजीन के अनुसार आइंस्टीन में बचपन में वे सारे लक्षण थे जो किसी भी एस्पर्जर से जूझ रहे बच्चे में होते हैं, और आइंस्टीन पर यह रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट में छपी थी। तो दोस्तों, ये थे आइंस्टीन के जीवन के कुछ अनसुने किस्से। दोस्तों, पता है ना आइंस्टीन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं कोई भी ऐसी चीज जो 2 मिनट ढूंढने से मुझे मिल जाए उसे मैं याद नहीं रखता। और आजकल के बच्चों की पूरी जिंदगी रट्टाफिकेशन करने में ही निकल जाती है। जो जितना ज्यादा रट लेता है वो उतना ही बड़ा इंटेलिजेंट। लोग कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर आइंस्टीन जैसा महान वैज्ञानिक बनेगा। अब उन्हें ये कौन बताए कि आइंस्टीन तो टेलीफोन का नंबर को भी याद रखना जरूरी नहीं समझते थे, क्योंकि उनके हिसाब से जो चीज ऑलरेडी किताबों में लिखी हुई है उनको रटने में अपना समय और दिमाग क्यों खराब करे भाई। तब तो मान ले कि किताबों में ढूंढने में उन्हें टाइम लगता होगा, इसलिए याद रखना जरूरी था। लेकिन भैया, आज तो गूगल बाबा है, दुनिया की हर एक जानकारी आपसे बस एक क्लिक दूर है। फिर ये रट्टाफिकेशन आखिर कब तक? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया सत्यनारायण।